दारुल उलूम देवबंद की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है 150 साल की तारीख में कि कोई मेजर जनरल वहां पर गए हैं, रिक्रूटमेंट के लिए वहां पर गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक हर तबके के लिए वहां पर रिलीजियस जो एजुकेशन दी जाती है फौज में उसके लिए जरूरत होती है। और ऐसे में उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का रुख किया है, क्योंकि मुफ्ती और जो मौलाना है उनकी तकर्री होनी है, उसके साथ साथ उसके अलावा भी जो तलबा हैं फौज की तरफ रागिब हों, इसलिए भी वो वहां पर गए हैं और काफी देर तक वो वहां पर रहे, तमाम लोगों से बातचीत की। इसका खुली बाहों से इस्तकबाल किया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी जो बाइट आई, जो वहां से रिएक्शन आया, वो भी काफी पॉजिटिव है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ। विशाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। विशाल मिश्रा साहब, हम ये देख रहे हैं कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं और ये कहा जाता है कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बचती, जाहिर सी बात है दोनों हाथ से बचती है। ऐसे में विश्वास जीतने की जो कोशिश की जा रही है, कई कदम आगे बढ़ाए गए हैं। अब आपको लगता है कि एक और कदम, बल्कि 2-3 कदम आगे बढ़कर अब मुसलमानों को भी अलग अलग मौकों से ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि लगे कि वाकई में जो पहल की गई है उसका उसी तरह से इस्तकबाल भी किया गया है? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि क्यों बार बार ये बात होती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये भारत है, हम सबका है और हम विकासशील देश हैं, हम विकसित होने की दिशा में अग्रसर हैं और इस 21वीं शताब्दी में विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे में जो हमारा यूथ है, हम फॉर्चुनेट हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूथ डिविडेंड वाला कंट्री। ऐसे में जब तक देश के हर कोने का विकास नहीं होगा तब तक हम पूर्णतया विकसित नहीं हो पाएंगे। वो विकास जाति, धर्म, लिंग से परे होना चाहिए जी। आज ये बहुत आश्चर्य का विषय है कि पिछले 70 सालों में जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति को दिशा दी गई, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हिंदू मुस्लिम के सीट्स हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, वो अंग्रेजों द्वारा डाली गई थी। लेकिन हम आजादी के समय भी और आजादी के बाद भी उसको रिकैप्चर नहीं कर पाए। पिछले 70 सालों में यदि आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस मुस्लिम कम्युनिटी को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि क्यों सबसे ज्यादा कम साक्षरता, सबसे ज्यादा कम रोजगार, सबसे ज्यादा कम अपॉर्चुनिटीज केवल मुस्लिम समुदाय में ही क्यों है? वाई? क्या वो भारत के अंग नहीं है? क्या उनके लिए स्कूल नहीं था? क्या उनके लिए अस्पताल नहीं था? कहीं पर उनकी एंट्री रोकी गई? नहीं ना। तो ये एक प्रकार की मानसिकता का ही तो विकास किया गया कि हम आपके लिए तमाम सारे उपाय लेकर आ रहे हैं, लेकिन उपाय नहीं लाया गया, उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया कि हम ही आपके सही माने में प्रहरी हैं। अब यहां पर ये जो नई सरकार आई है, इस सरकार को ये भली भांति परिचित है कि अगर भारत का सही मामलों में विकास करना है तो सभी लोगों का विकास करना होगा। दैट वाज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंडामेंटल रीजन की सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विश्वास। ये समावेशी इंक्लूसिवनेस डाला गया इसीलिए कि समाज का कोई भी तबका मेन स्ट्रीम से अलग ना रह जाए। आप अगर देखिए ये तो, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इस सरकार ने इस कम्युनलिज्म, संप्रदाय और तुष्टीकरण की नीति को तोड़ा है। आप देखिए स्कॉलरशिप की स्कीम बढ़ाई गई। अगर आप उस मामले में देखें तो कम से कम 5 करोड़ स्कॉलरशिप की घोषणा पिछले 11 जून को हुई है जी, जिसमें से 50% महिलाओं के लिए है और महिलाओं के लिए ट्रिपल ई की बात की गई है: एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ये जो एजुकेशन है, जो इलिटरेसी है, ये सबसे बड़ी रुकावट है जी। यही नहीं, जो बेगम हजरत महल की जो फेलोशिप है उसको बढ़ा के 10 लाख कर दी गई। तो ये क्या है? ये इसीलिए है कि आप समाज की मुख्यधारा में आगे आए और जो एट द सेम टाइम हमारे मुस्लिम भाइयों को भी, हमारे मुस्लिम समुदाय को भी ये बात माननी पड़ेगी और ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो बीज डाले गए हैं, ये बीज शायद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नहीं थे। कहां गई हमारी वो इंडो इस्लामिक कल्चर, कंपोजिट कल्चर जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन भारत में? कहां गई हमारी वो समरसता की भावना की सूफी संतों ने हिंदुस्तान के भक्ति संतों से प्रेरणा ली और भक्ति संतों ने सूफिज्म को अपनाया और एक नई प्रकार की गंगा जमुनी तहजीब का विकास हुआ? ऐसा क्या हुआ?
तो ये वहां पर वही हुआ कि कमोबेश वही वाली दो लाइनें में कहना चाहूंगा कि एक ही माँ की गोद के हम भी हैं और आप भी हूं, लेकिन ये नफरत के तोहफे लोगों ने घर घर जाकर बांट दिए। एक ही माँ का गोद का पाला मैं भी हूं और तुम भी हो, बिल्कुल, यारों के नफरत के तोहफे घर घर जाकर बांट दिए। और इस प्रकार से बांटा है कि एक कैटेगराइज कर दिया गया है मुस्लिम हिंदू, और एक प्रकार का एपैथी डेवलप हो गई है सरकार के प्रति। अगर आप देखें तो एक प्रकार की एपैथी डेवलप हो गई है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो हमारी कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपके अपने व्यक्तिगत विश्वास होंगे, आपके अपने व्यक्तिगत धर्म होंगे, हमारे अपने व्यक्तिगत हैं। और अभी आप देखिए जो आप मॉब लिंचिंग होता क्या है, समाज में हमेशा कुछ ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, तात्कालिक रूप से लाभ लेने के लिए, उसका आउटकम कुछ भी हो। वो मॉब लिंचिंग कह सकते हो आप, वो आप नहीं 2 मिनट के लिए मैं से क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए होता है। आप कहीं पर देखिए कोई जय श्री राम बोल रहा है तो आप नहीं बोल रहा है तो आप मारेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो आप मारेंगे। ये कौन करता है? ये वो लोग करते हैं जिनका भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, गलती तब होती है कुछ लोगों द्वारा जब आगे आकर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है जी। तो यहां पर ये बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और मुस्लिमों को भी ये बात मानना पड़ेगा, ये बात समझना पड़ेगा कि उनको भी समाज की मुख्य धारा में आगे आना होगा जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बायसनेस। ठीक है, गुलरेज साहब, आपने अभी यहाँ पर विशाल साहब को सुना, उन्होंने शायद अपने एक सवाल के जवाब में वो तमाम चीजें कह दी हैं जो शायद लोग सुनना चाहते थे, और उन्होंने तमाम चीजों को एक तरह से बांधकर आपके सामने पेश किया है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तरफ ये तमाम कोशिशें जिसका खुली बाहों से इस्तकबाल किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, तमाम चीजें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ एक ये भी पहलू है गुलरेज साहब कि गेटवाइजेशन भी हो रहा है मुसलमानों का, एक जो खाई पैदा हो गई है उसको आप किस तरह से पाटेंगे? नहीं, देखिए, ये जो खाई जो पैदा हुई है ना, इसको तो बांटने के लिए हमको सबसे पहली बात तो एजुकेशन पे एम्फेसिस देनी है। और जिस प्रकार से मेरे पूर्व के वक्ता ने भी कहा कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक लक्ष्य है मुस्लिम्स को एम्पावरमेंट बाय एजुकेशन करना। एक बार आपकी एजुकेशन हो जाती है तो उससे ब्रॉड माइंडेडनेस बढ़ती है, जिससे गेटवाइजेशन कम होता है। दूसरी बात जो ऑप्टिक्स की बात है, ये ऑप्टिक्स करना भी जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि हम पॉलिसीज में तो सबको इक्वल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष था वो ऑप्टिक्स काम कुछ नहीं करता था, लेकिन ऑप्टिक्स दिखाता था। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल अभी रिसेंट का दूंगा मैं। जब बिहार में सरकार बनी थी, जब महागठबंधन की, उसके बाद एक मुस्लिम्स के मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि काफी बड़े लोग थे, कुछ मुस्लिम्स का एक ग्रुप गया लालू प्रसाद जी के पास कि हमारी यह डिमांड है शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। तो लालू जी ने एक शब्द में उनको कहा था, अब क्या चाहिए आपको, भाजपा को हरा दिया ना, बाहर कर दिया ना। तो इस प्रकार का मुसलमानों का जो वोट बैंक बनाकर उपयोग किया गया, इसको तोड़ना। दूसरा एक कोर्स करेक्शन करूंगा, ऋषि भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि कांग्रेस की जब सरकार थी और जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना था, मंत्रालय बना था, तो उसका जो बजट था ना वास्तव में वो था 138 करोड़, और अभी 4000 करोड़ नहीं, मोदी सरकार ने उसको ले गए हैं 5000 करोड़ रुपीज। शुरुआत हुई तब 4000 करोड़, सो मैंने कहा था, अभी उसको 5000 करोड़ ले गए। और उसमें भी हम बच्चियों का जो एम्पावरमेंट है उसको ज्यादा लक्ष्य कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी गुलरेज भाई मैं आपको इसमें थोड़ा रोकना चाहूंगा। देखिए, महिला वर्ग एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट और क्या कहते हैं एजुकेशन की तो बात की जा रही है, EEE की बात की जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना होगा तो एक मोदी जी या हर पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल भागीदारी भी देनी होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पॉलिटिकल भागीदारी यदि नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे पाती है तो ये कल्पना करना कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, क्योंकि गुलरेज साहब ऐसा लग रहा है कि बेईमानी, क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को पॉलिटिकली इररिलेवेंट कर दिया गया है। उषरा जी, नंबर ऑफ MP लोकसभा में जो चुन के आए हैं, टोटल आप देख लीजिए 543 में कितने परसेंटेज है, आप ये देख लीजिए कितने लोगों को टिकट दिया गया। हाँ, यही चीज में कंसर्न, चाहे कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी को ही देख लीजिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने कितने मुसलमान को टिकट दिया, तो आप या राजस्थान में देख लीजिए कितने मुसलमान को कांग्रेस ने टिकट दिया, 25 में से या 26 में से गुजरात में कितने मुसलमान को कांग्रेस ने टिकट दिया। मैं बीजेपी को टारगेट नहीं करता हूँ, कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा मुसलमान वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक पॉलिटिकल भागीदारी नहीं होगी
तब तक हमारे देश में मुसलमान का जो मेन स्ट्रीम में साहब आप टिकट की बात कर रहे हैं, मैं दो लाइन कहना चाहूंगा, मैं 2 लाइन कविता के माध्यम से कहना चाहूंगा। जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पुजारी को मंदिर में रहमान नजर आए, दुनिया की नजर बदल जाएगी जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत है, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। गुलेर साहब, मैं आपके पास लौट रही हूँ जी। शेब साहब जी, देखिए मैं आपके पास आ रही हूँ। गुलेर साहब थोड़ा सा सुन लीजिए। आपने बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी भी बातें कही, लेकिन कुछ चीज का जवाब देना जरूरी है। देखिए, आपने बात की कि वो बीजेपी के लोग नहीं है, जैसे मॉब लिंचिंग की बात हुई, उसी तरह शहनवाज हुसैन साहब ने भी कल एक शो में कहा था कि वो बीजेपी के लोग नहीं है, और हमारे वाल्मीकि साहब ने भी, हमारे मित्र ने कहा कि बीज जो है रोप दिया गया है। इन तमाम चीज़ों का देखिए मैं जवाब दे देता हूँ कि आपने कहा कि ये जो मुस्लिम समाज का जो तुष्टीकरण होता रहा है, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं कि जब पार्लियामेंट का पहला ही दिन था, उस पहले ही दिन में मुस्लिम एमपीज जब ओथ लेने के लिए आ रहे थे तो उनकी हेकलिंग की गई, और हेकलिंग के लिए जो नारे का इस्तेमाल किया गया वो एक ऐसा नारा है जो आस्था का सिंबल है, आस्था का केंद्र है। जय श्री राम का नारा तो जो है हमारे हिंदू भाइयों के लिए आस्था का सिंबल है और आस्था का केंद्र है। उसको जो है चिढ़ाने के लिए, हेकलिंग करने के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है, और संसद की गरिमा के खिलाफ जब ऐसे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के मौजूदगी में वो तमाम सांसद कर रहे हैं। नहीं देखिए, उसके साथ साथ आप ही देखिए, फिर उसके बाद अगर अल्लाह अकबर का नारा वहां पर लगाया जाता है, अगर सेकुलर जगह पर अल्लाह अकबर भी बोला जाता है। मातरम का मतलब होता है, वंदे का मतलब वंदना करना, मातरम का मतलब माँ, और ये भारत जो मातृभूमि है इसकी वंदना करने से कौन सा धर्म रोकता है? आप कहते हैं कि वंदे मातरम की पूजा नहीं बोलेंगे, नहीं, गलत है, जो गलत है वो गलत है। वंदे मातरम भारत माता है। विशाल साहब देखिए, लेकिन विशाल साहब क्या ये क्राइटेरिया है? नहीं, एक मिनट शेफ साहब, क्या ये सिर्फ ये क्राइटेरिया है अगर आप या मैं अगर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो क्या हम देशभक्त नहीं है? नहीं, आप सुनिएगा, मैं यहाँ पे हमें बिल्कुल आपसे बात, 2 लाइन सुन लीजिए। क्यों नहीं बोलेंगे इसका उत्तर नहीं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप हमें इसका क्राइटेरिया क्यों बना दिया गया है? नहीं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्यों क्राइटेरिया बना दिया गया है, क्यों बांधा जा रहा है, और जो लोग ये सवाल पूछते हैं वो आखिर होते कौन है? सवाल पूछने वाले उसकी एक गलत समझ विकसित की गई है। अगर आप यकीन मानिए, आप मुझे 5 मिनट का समय दें, मैं अभी आपको वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम एक एक शब्द की व्याख्या बताऊंगा, और फिर आप हमें बताइए कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है। इस पे जो है वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता। आप वंदे मातरम किसी धर्म से नहीं बिलोंग करता है। चलिए, ये हमारा बहस का मौजू नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल हैं, जो सवाल है पूछ सकती हूँ। ठीक है, इसी मुद्दे पर थोड़ा सा 10 सेकंड आप दे दीजिए कि जो पार्लियामेंट में चीजें हुई हैं उसी से इंस्पायर होकर आज समाज के सब लोग जो है उन्हीं नारों का इस्तेमाल करके जो है मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं। और ये तबरेज अंसारी का हुआ, मोहम्मद मोमिन का परसों हुआ दिल्ली में, इसी तरह गुड़गांव आसाम। तो यानी कि आपने पहले ही दिन वो बीज बो दी, अगले 5 सालों तक आप इसी नारे का इस्तेमाल करके लिंचिंग करते रहे। साहब चलिए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार ये हो रहा है। मेरा एक सिंपल सा आप सवाल जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस के दौरे इख्तिदार, जिसने इतने लंबे वक्त तक सियासत की, हुकूमत में रहे, क्या कभी कोई दंगे, क्या मुसलमानों की कभी कोई लिंचिंग, क्या उनके साथ कोई भी ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ? ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। देखिए, सवाल मुझसे था, मैं जवाब दे दूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अच्छा काम नहीं किया, बल्कि मैं उनका कभी मुखालफत नहीं करता हूं, और कांग्रेस को भी इस पर जो है सवाल, जो है कांग्रेस पर सवाल होना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार इस वक्त हमारी भारतीय जनता पार्टी की है और 5 साल आप रहे, फिर 5 साल का जो है आपको मैंडेट मिला है, तो सवाल इसलिए जाता है कि देखिए, आपने कहा कि वंदे मातरम और राष्ट्रवाद, मैं आपको बता दूं कि एक जो है राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का है, उस राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का क्या मतलब है कि तमाम रंगों को, यानी तमाम मजहब और तमाम कल्चर, यानी प्लूरिज्म की उसमें जगह है, और सभी रंगों का जो है उसमें समान होता है, और किसी नारे से काम नहीं लिया जाता है, बल्कि किसी की देश प्रेम और देशभक्ति पे शक नहीं किया जाता, और सबको समान लेके चलने की जरूरत होती है, लोग से देश बनता है। और एक राष्ट्रवाद है कुछ संगठनों का, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ संगठनों का एक राष्ट्र
राष्ट्रवाद है जिसमें एक ही पेंट से सबको रंगने की कोशिश है, प्लुरलिज्म की उसमें कोई जगह नहीं है, और उसमें जो है अपने गिरेबान में झांके बगैर दूसरे के देशभक्ति पे जो है शक किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि मुझे हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद पे ज्यादा यकीन है, संगठनों के राष्ट्रवाद पे यकीन नहीं है। मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करती है। हालत तो अब ये हो गई है कि टिकट की तो बात दूर की बात है, कांग्रेस जैसी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, मुस्लिम जो मोहल्ले हैं वहां पर जाकर रैलियां नहीं करती है। बुशरा जी, कांग्रेस को मुसलमानों ने जवाब दे दिया और आज वो इख्तियार में नहीं है, 50 सीटों पे सिमट गई है, 52 सीटों पे सिमट गई है। हम जो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया और बहुत अच्छे, इसलिए मैंने कहा ना कि तो आप शेख साहब देखिए, फिर ये भी तो एक बात है, एक तरफ मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की गई, तो दूसरी तरफ आपको खुली बाहों से अब इस्तकबाल कर एक कदम अपनी तरफ से आगे बढ़ाना चाहिए। दो शब्दों में इसको पूरा कर दूं, दो शब्दों में इसको मैं पूरा कर दूं कि टीम का कप्तान तो दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके प्लेयर्स और वाइस कैप्टन जो है उसमें पलीता लगाने का जो काम करते हैं, मैं समझता हूं कि वहीं पर मोदी जी की ये मुहिम फेल हो जाती। अगर वो उसको काबू कर लें और प्रधानमंत्री मोदी जी इसको कंडेम करें कि जो जय श्री राम का नारे और इस तरह की जो चीजें अभी चल रही है फौरन उस पर जरा सा मोदी जी कह देते तो मैं समझता हूं कि वाकई में विश्वास जीतने की बात होती और हम खुले बाहों से उसको स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल। देखो, जो बातचीत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ये एक सिखलाई सी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक किसी आप पॉपुलेशन के हिस्से को एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, उनको खड़ा नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ाना, जैसे आप बातचीत कर रहे थे कि फौज के अंदर जो भर्ती होने का तरीका है वो रिक्रूटमेंट मीन पॉपुलेशन के तहत उसकी जो है दिया जाता है कि कितनी नफरी के लिए आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी। कहीं ना कहीं वो वैकेंसियां यूटिलाइज नहीं होती है मोमदन से, क्योंकि वो शायद इसमें पास नहीं हो पाते। तो आपको उनको एम्पावर करना है, आपने उनको पढ़ाना है, आपने उनको फिजिकली फिट करना है। देश तरक्की जब करेगा जब उसके अंदर सभी मिलकर चलेंगे। यही नहीं, मैं ये कहता हूं फौज में ही नहीं, मोमदनों की जो है आपकी जो जाने की, चाहे वो पुलिस में हो या आपकी पीएमएफ में, इनमें होना जरूरी है। जब तक आप एम्पावरमेंट नहीं करोगे, जब तक आप एम्पावरमेंट नहीं करोगे, तब तक कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाएगी। और ये आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड रह चुका हूं बिफोर रिटायरमेंट, तो 10 होम एंड अर्थ बटालियन दे दी, जिसके अंदर सारे लोकल बॉयज हैं, मोमदन है, जिसको अभी लास्ट लाइक अब्दुल जो थे उसको अशोका चक्कर मिला। जैसे आप बातचीत कर रहे थे कि ब्रिगेडियर उस्मान की जो कि सेवियर हैं पुंछ और रजौरी के, इसी प्रकार लास्ट हवलदार अब्दुल हमीद जिसने एक आरसीएल गन से जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की थी 4 दुश्मन के पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ा दी। इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी बहादुरी की कोई वो नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है क्या उतनी नफरी है जितनी इनकी पॉपुलेशन है, वो कमी है, वो एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप हर शरीर के हर हिस्से को आगे चलाना चाहते हो तो उसकी भागीदारी होना जरूरी है। भागीदारी तभी होगी जब उसको आप ट्रेन करके उसको एम्पावर करोगे। मेरा मतलब यह है कहीं ना कहीं ये पिछड़ गए हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, वहां आपने इनको आगे बढ़ाना है, इनको इतना काबिल बनाना है कि ये खुद पे खुद आगे आए और फौज में, पैरामिलिट्री में, बहुत अच्छी बात आपने कही है आपने अश्विनी जी, बहुत अच्छी बात है। गुलरेज साहब आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, मुझे बहुत थोड़ा सा समय देना अनइंटरप्टेड, क्योंकि बहुत देर बाद मौका मिला है और मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता। देखिए, मैं सब चीजों का जवाब दूंगा। जो उस दिन पार्लियामेंट में हुआ नारेबाजी, वो यकीनन दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन उसके उपरांत भी एक बात बोलूंगा और सब समझ जाएंगे। फाइनली आप देखिए कि ओम बिरला जी जो कि सभापति हैं, उन्होंने क्या कहा, और ये नहीं भूलना चाहिए कि वह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कोटा से। तो बात क्लियर हो गई कि नहीं, अब वो किसी पार्टी के सांसद नहीं, वो लोकसभा स्पीकर हैं। अब लोकसभा स्पीकर हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। और ये भी गुलरेज साहब, ये भी देखने वाली बात है कि हुआ दोनों तरफ से, लेकिन शुरुआत आपकी तरफ से की गई है। मैं कैसे बोलूंगा मैम, जवाब कैसे दूंगा?
तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि फाइनली वो व्यक्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेके भाजपा तक होके आया है। इसीलिए उन्हें बनाया गया है, तो पता है सबको। जहां तक ऋषि मिश्रा जी ने एक बात बड़ी सही कही कि रिप्रेजेंटेशन जो है मुसलमानों का विशेषकर वो बहुत गिरता जा रहा है। आजादी के बाद से कंटिन्यू उसमें गिरावट आई। लेकिन आप देखिए मोदी सरकार 1.0 में भी जब हमारे पास एक भी मुस्लिम सांसद जीत कर नहीं आया, 8-10 टिकट दिए थे लेकिन एक भी नहीं जीता, इंक्लूडिंग शाहनवाज भाई भी नहीं जीत पाए थे, तब भी 3-3 मंत्री बने। पहले नगमा बाजी और मुख्तार भाई बने, उनके बाद नहीं 2019 में तो आपने एक भी टिकट नहीं दिया ना गुलरेज साहब, आपने एक भी टिकट नहीं दिया। शाहनवाज हुसैन को तो हाशिए में ढकेल दिया आपने। थोड़ा ब्रश करके आए अपना माइंड, हमने 9 टिकट दिए हैं, जीते नहीं, वो बात अलग है। दूसरी बात, संसद पे तो आप जवाब नहीं दे पाए गुलरेज साहब। संगठन और मैं यहाँ पर आपके मंच पे जो बैठा हूँ ना, मैं किसी अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के पहले कहा जाता था मुसलमानों को अल्पसंख्यक मोर्चे में रखते हैं, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रवक्ता के रूप में नहीं, भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठा हूँ और तमामों पैनलिस्टों में सबसे जूनियर हूँ उम्र के दृष्टि से। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। तीसरी चीज, जहां तक मुसलमानों को सिविल सर्विसेज और दूसरे इदारों में बढ़ाना है, देखिए एक चीज हमने फेस की है कि जब हमारी सरकार के मिनिस्टर्स कहीं पर आईएएस सीनियर अधिकारियों की पोस्टिंग करना होती थी मुसलमानों की, या आईएफएस अधिकारियों को करनी थी, तो ढूंढते रहते थे लेकिन नाम नहीं मिलते थे। मोदी जी ने ये चीज देखी कि ये क्यों प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मिलते। सबसे बड़ी समस्या देखी कि ये तालीम की, और तालीम की भी समस्या इसलिए हुई इकोनॉमिकल कारणों की वजह से। इसलिए लड़कियों के लिए विशेषकर 5 करोड़ जो दिया है वो तो ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए यूपीएससी की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की, जहां तक आरएसएस की बात कर रहे हैं, इंद्रेश जी आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं और केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं। यही इंद्रेश जी बार बार हमको भी कहा है उन्होंने, हम काम कर रहे हैं उस पर, कि जो मुस्लिम शोहदा हुए आजादी की जंग में, चाहे 1857 से लेकर बाद तक के, उनका इतिहास मिटा दिया गया टेक्स्ट बुक से, आप उनको वापस बनाओ और हम उस पर काम कर रहे हैं। जी अच्छा गुलरेज साहब ये बताइए, गुलरेज साहब आप ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता था कि एमआरएम के सदर आप हो सकते हैं, क्या आप आरएसएस के सदर हो सकते हैं, या फिर आप बीजेपी के हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता। देखिए पहली बात, एमआरएम के जो सदर हैं वो अभी जो है वो अफजाल साहब हैं, वो मुसलमान हैं, और इंद्रेश जी मार्गदर्शक हैं उसके। जहां तक संघ का होने की बात है, देखिए संघ में क्राइटेरिया ये है, आपको प्रचारक होना होगा। जो प्रचारक कोई भी हो सकता है। एक मोहम्मद इस्लाम थे जिन्होंने बाद में गृहस्थ जीवन जी लिया, वे विभाग प्रचारक आगरा थे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है गुलरेज साहब देखिए अच्छी बातें का बहुत करना अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत से भी सब वाकिफ हैं, हकीकत से एक सब वाकिफ है। ऋषि साहब बात कर रहा हूं मैडम, आपको प्रचारक होना अनिवार्य है, संघ के सरसंघचालक या कुछ भी विभाग प्रचारक कुछ भी बनना चाहिए। ठीक है गुलरेज साहब मैं आपके पास लौटूंगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि इनके टाइम में ये हुआ वो हुआ, ये नहीं देखते हैं कि यदि गुजरात की ही बात करें तो माधव सिंह सोलंकी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, कांग्रेस के सीएम हुआ करते थे, तो उनके टाइम में कितने बड़ा दंगा हुआ था, कितने हमारे मुसलमान भाई मारे गए थे। दूसरा, जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के सीएम रहे, उनके टाइम में भागलपुर दंगा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये है कि कांग्रेस के दामन भी जो है साफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यदि मुसलमान हमारे मुसलमान भाइयों को यदि सेफगार्ड की बात हो, या साक्षरता की बात हो, या एम्प्लॉयमेंट की बात हो, तो इसमें कांग्रेस के भी जो दामन है साफ नहीं है। लेकिन विशाल साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ हम कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इख्तिदार में कांग्रेस रही है, तो उसके दामन पे सबसे ज्यादा दाग भी हैं, और हमने ये देखा कि उनके दौरे इख्तिदार भी सब कुछ हुआ है। लेकिन सवाल ये है, अभी एक तरफ ये तमाम कोशिशें जिसका इस्तकबाल होना चाहिए, इसका सब इस्तकबाल कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा इदारा है जिसके दरवाजे किसी के लिए कभी बंद नहीं होते, जो आना चाहता है उसका वहां पर इस्तकबाल है। इसीलिए इंद्रेश कुमार से लेकर अब सुरेश साहब, जो लोग भी गए हैं, सबका इस्तकबाल किया गया है, उसका वेलकम किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इतने सालों के बाद भी मुसलमानों का एक वाहिद मुद्दा उसका तहफ़्फ़ुज़, यानी उसकी सिक्योरिटी ही क्यों बनकर रह गया है। एक खास आइडेंटिटी, अगर उसकी दाढ़ी टोपी है, क्या वो खुलेआम अभी घूम सकता है? जाहिर सी बात है उसे लगता होगा कहीं अगला तबरेज मैं ना बन जाऊं। ये जो एक फीलिंग आ गई है, इस फीलिंग को किस तरह से निकाला जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप सिक्योर फील करेंगे तभी तो आपको लगेगा कि आप खुले होकर कहीं पर आए जाएं, अपनी तालीम, अपना कारोबार करें, जॉब करें, कोई आपको कोई रोकने वाला नहीं है, अगर आप खुद काबिल हैं तो। देखिए बुसा जी,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं। कोई भी व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र है और पूर्णतया सुरक्षित है। दाढ़ी, टोपी, पगड़ी ये किसी के लिए भी असुरक्षा का विषय हिंदुस्तान में तो नहीं हो सकता जी। हाँ, ये जो न्यूज इक्का दुक्का हमें सुनने में आते हैं, इसके लिए उनकी मानसिकता में परिवर्तन जरूरी है। और ये मानसिकता का परिवर्तन कौन करेगा? हम आप करेंगे जी। क्योंकि बच्चा कहाँ बड़ा होता है? समाज में बड़ा होता है। जो सराउंडिंग में देखता है वही वो सीखता है, और वही वो सीखता है और वही बड़े होकर परफॉर्म करता है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा मुसा जी, हमारे जितने लीडर हैं, जिस किसी भी पार्टी के लीडर हैं, बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी तो अब पावर में है, इसके पहले सिर्फ और सिर्फ जहां तक मेरी अपनी समझ विकसित हुई है, मुस्लिमों को सिर्फ हिंदुस्तान में इस बात के मद्देनजर जो है कंडीशन किया गया, देखा गया कि इनका वोट किधर जाएगा। अब मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आज भी हमारे यहाँ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में इस बात की हमेशा कैलकुलेशन होती है कि मुस्लिम तबका वोट किधर देगा, और मुस्लिम तबके के दिमाग में यह बात बैठा दी गई है कि उसी को देना है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा है। ये मानसिकता किसने डेवलप किया? हमें तो नहीं लगता कि जो है मानसिकता बदलने की जरूरत है, सामाजिक समरसता लाने की जरूरत है, साक्षरता। उन पार्टियों के साथ साथ बीजेपी भी तो इसके लिए जिम्मेदार है ना। बीजेपी तो सबसे लीस्ट कमर है, सबसे बाद में आई। उसके पहले तो जिन्होंने इस 70 साल के भारतीय दशा और दिशा का निर्धारण किया, कमोबेश जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। अब लेकिन इस तरह की जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ये अभी इधर 5 सालों में 6 सालों में बढ़ी है, तो लोगों का ब्रेन वॉश करें, थोड़ा सा मानना पड़ेगा। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आप भी मेरे लिए उतने ही प्रिय हो जितने कोई दूसरे हैं। और दूसरी तरफ हमारे मुस्लिम भाइयों को भी एक कदम आगे बढ़कर अपनी मानसिक इसी चीज के लिए मैंने बदलना आप लोग कह रहे हैं कि सिविल सर्विसेज दिल्ली में जामिया मिलिया में रेजिडेंशियल कोचिंग चलती है, पढ़ाया जा रहा है। आप आइए, आप मुझे बताइए कहां नहीं चलता? दिल्ली, लखनऊ में उर्दू IAS एकेडमी है, सरकार द्वारा संचालित है। जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी एजुकेशन है, नॉर्थ ईस्ट में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। भूसा जी, ये सब रेजिडेंशियल हैं, कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, और इनको हिंदुस्तान के जाहिर सी बात है ये तमाम तालीमों द्वारा सुरक्षा दी जाती है। ये तमाम चीजें जो है रोका नहीं है। जाहिर सी बात है बहुत मैं आप सब लोगों से माफी मांगते हुए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए, और इसी के साथ इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही।